Hello and good morning viewers, subscribers and my dear students. How are you all today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board preparation. Today we are going to discuss on lecture number 12 of P block element from class 12th in organic chemistry. In this lecture, we will discuss about bond angles of phosphorus halides. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th exam. So let's start without delay. But kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बॉन्ड एंगल में वेरिएशंस किस टाइप से होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल हम हाइब्रिडाइजेशन बताने के बावजूद भी सेम बॉन्ड एंगल नहीं होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको VSEPR थ्योरी में बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया है कि बॉन्ड एंगल किस तरीके से चेंज होते हैं, फिर भी आप भूल गए होंगे। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी में, चूंकि ये टॉपिक की स्टडी है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो आज इसको समझ लीजिए किस तरीके से बॉन्ड एंगल हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेम हाइब्रिडाइजेशन होने पर भी डिफरेंट होते हैं। समझाते हैं आज को सिंपल ट्रिक के द्वारा, बस याद रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के हैलाइड की। तो फास्फोरस के हैलाइड कौन कौन से, पहले तो ये देख लें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये नोट करिएगा, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस के 4 हैलाइड है। नंबर 1 PF5 एक हैलाइड, तो ये है हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है फास्फोरस पेंटाहेलाइड। लेकिन मैं आप पेंटाहेलाइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने हैलाइड लिखा जरूर है। आज मैं केवल बात करूंगा ट्राईहेलाइड की, पेंटाहेलाइड वाला टॉपिक बाद में आएगा। तो मैं PF5 की जगह ले रहा हूं PF3, राइट। एक तो हैलाइड हो गया। सेकेंड हैलाइड देखिए, दूसरा हैलाइड है, मैं P को फिक्स रख रहा हूं और ये आ जाएगा Cl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। थर्ड नंबर में आता है फास्फोरस Br3 ट्राईब्रोमाइड। और फोर्थ नंबर में एक और तैयार कर लीजिए, Pi3। आज मैं केवल बात करूंगा आपसे फास्फोरस के ट्राईहेलाइड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 4 हैलाइड हैं, PF3, PCl3, PBr3 एंड Pi3, राइट। सेंट्रल एटम सेम है, हैलाइड डिफरेंट हो गया, यानी हैलोजन एटम डिफरेंट है। अब इन हैलाइड के हम बॉन्ड एंगल अगर पेपर में आ जाए कि ये सेम बॉन्ड एंगल है या डिफरेंट है, बताइएगा। कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिख के दे दे कि PF3 इज लेस देन PCl3 इज लेस देन PBr3 इज लेस देन Pi3, या लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दे, या किसी को ग्रेटर देन और किसी को लेस देन कर दे, तो काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों को होता है। इनको रट के वो नहीं जाते हैं। रटने वाली चीज़ भी बताऊंगा, लेकिन समझना ज़्यादा है। ज़्यादातर एंगल की वैल्यू नहीं पूछी जाती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। तो हम बात करते हैं इनमें से, ये यहाँ पर P सेंट्रल एटम है और इसमें किसी एक हैलाइड का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये रहा, ये सेंट्रल एटम है मेरे पास P। इसको देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर के बाद इसका ज्योमेट्री, उसका शेप
और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम बॉन्ड एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में मिलेगा, ध्यानपूर्वक देखते रहना। तो पहले स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये मान लीजिए P लगा हुआ है और P से हम इस तरीके से हैलाइड यानी हेलोजन एटम को अटैच करेंगे। एक और हेलोजन एटम इधर लगा देते हैं। और एक हेलोजन एटम हम ऐसे नीचे की साइड में लगा देते हैं। देखिए मैंने 3 हेलोजन एटम यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा, 3 बॉन्ड है हमारे पास। और यहाँ पर मैंने मान लीजिए X लिखा है, यहाँ भी मैं X लिखूंगा और ये भी X है। ये मानी मैंने FClBrI को क्या मान लिया है, X मान लिया है। इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो, FClBrI, तीनों सेम रखना है। ये P सेंट्रल एटम हमारा फिक्स है, ये चेंज होगा, राइट। अब इसमें क्या देखेंगे कि फास्फोरस के, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। सारा मैं स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का यूज तो हमारे 3 बॉन्ड बनाने में हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसे लोन पेयर के रूप में यहां पर मैं लिख देता हूं। यहां पर मैं एक लोन पेयर को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, ये हमारा एक लोन पेयर हो गया। अब आप क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है ये तो फिक्स्ड है। अब जो X की जगह पर हम जो लिखेंगे तो या तो आएगा यहां पर X की जगह पर क्या आएगा, F आएगा, या फिर Cl आएगा, या फिर Br आप यहां लिखेंगे, या फिर I लिखेंगे। इन 4 में से कोई भी एक चीज यहां पर लिखोगे। सेम कंडीशन ऐसी यहां पर होगी और ऐसी सेम कंडीशन यहां होगी। अब आप जब ऊपर से नीचे की साइड में ऐसे आ रहे हैं तो क्या क्या चीज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज क्या हो रहा है, इसमें ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमारी डिक्रीज हो रही है। देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की साइड में डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हो रही है और वो डिक्रीज हो रही है। नीचे आने पर ध्यान रखना, नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ये तो फिक्स्ड है। और फास्फोरस से ज्यादा हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर हम फास्फोरस की तुलना किससे करें, Cl से करें, तो दोनों एक लाइन में अगर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है। लेकिन हमें यहां से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टडी अलग है और वो मैं आपको अलग से समझा चुका हूं। यहां उसका कोई यूज नहीं है। यहां केवल इतना सा है कि अगर हम फास्फोरस से F जोड़ेंगे, साइज F का छोटा होगा, और जैसे जैसे हम इसकी तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, राइट। तो होगा क्या, मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया 2-3 तरीके के रिपल्सन थे। एक रिपल्सन होता है लोन पेयर रिपल्सन, जो इसमें नहीं है। दूसरा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये 3 टाइप के रिपल्सन BSc PR थ्योरी में होते हैं। हमेशा इन्हीं का यूज हमें करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें ये रिपल्सन तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही लोन पेयर है। इसमें 2 टाइप के रिपल्सन हैं। एक तो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये हमारा लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो ये रिपल्सन को मैं पॉइंट आउट पहले करूंगा। ये हमारा रिपल्सन एक तो ये हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। एक रिपल्सन आप और देख रहे हैं जो 2 बॉन्डों के बीच होगा, तो ये हमारा कहलाएगा बॉन्ड पेयर। ये वाला कहलाता है बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये बीपी दो रिपल्सन इसके अंदर है। ध्यान रखना हमेशा ये रिपल्सन की आपको विशेष कंडीशन पता होना चाहिए। इस टाइप से होते हैं, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसको आपको दिमाग में रखना। ये भी बीएससी पीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ए, उसके बाद ए और इसके बाद ए, इस तरीके से इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वाले स्ट्रक्चर में सारे फास्फोरस के हैलाइड में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये ओवरऑल मैं फास्फोरस हैलाइड की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये रिपल्सन्स की बात लिखी, इनका यूज अभी आपको बताता हूँ। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और ये यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कितने यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 एंड 4। जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो np ओवरलैपिंग करते हैं, और एक जो लोन पेयर है वो फ्री रहता है राइट। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पर हम रियल बात करें तो आप एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल क्या होगा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होगा 109.5 में, ये वाला लिख रहा हूं, ऐसे लिखा जाता 109.28 मिनट, लगभग लिख दिया है इतना, ये आप याद कर सकते हो 109.5 डिग्री। ठीक है, ये कैसा है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इसकी जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ये क्या है, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। क्यों, क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो हमें ये मिला, लेकिन यहां पर जब एक्चुअल बात करेंगे तो एक्चुअल शेप यहां पर इसका कैसा होगा। तो एक्चुअल शेप की अगर बात करेंगे तो एक्चुअल शेप क्या आएगा, इन सब का एक्चुअल शेप होगा पिरामिडल। ये इसको पिरामिड, देखो एक पिरामिड टाइप का ये बन रहा है, और यहां पर ये, तो ये दिखने के आधार पर नाम रख दिया जाता है, ये पिरामिडल शेप है। ये एक्चुअल शेप है लेकिन ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड है टेट्राहेड्रल, तो इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर नहीं है राइट। ये बॉन्ड एंगल 109.5 है, लेकिन इसमें किसी का भी 109.5 नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या कहा था, ये एक्सपेक्टेड है। लिख दूं नहीं तो आप इसी को याद कर लोगे, एक्सपेक्टेड, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये दोनों मैंने एक्सपेक्टेड। रियल स्ट्रक्चर तो हमारा ये होगा, एक्चुअल शेप हमारा पिरामिडल है, इन सबका पिरामिडल शेप है। ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन ये कंफर्म है, sp3 ही होगा, ये बिल्कुल एक्चुअल है। तो sp3 हाइब्रिडेशन होने पर बॉन्ड एंगल हमेशा ये नहीं होता है, और ज्योमेट्री भी हमेशा सेम नहीं रहती है। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग शेप चेंज हो जाएगा, जो कि देखो यहां पर आ गया पिरामिडल शेप राइट। एक तो ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है तो फिर बॉन्ड एंगल कितना होगा, हमें बॉन्ड एंगल ही तो पढ़ना है आज के क्वेश्चन में।
तो यहां पर देखिए रिपल्सन सबसे ज्यादा कौन सा है, लोन पेयर, जो कि इसमें है ही नहीं, ये रिपल्सन ज्यादा है। तो देखिए अगर LP-BP रिपल्सन ज्यादा होगा इस रिपल्सन से, तो ध्यान रखिएगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं। बस एक ही पॉइंट याद रखिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन LP-BP repulsion is more than BP-BP repulsion, then bond angle decreases। कितना डिक्रीज होगा ये बताना संभव नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी लिख करके। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसमें VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जब ये रिपल्सन होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ये बॉन्ड एंगल जो कि ये होता है किसी भी PX, जैसे XPX, ये बॉन्ड एंगल आप किसी से भी निकाल सकते हैं, XPX किसी का भी XPX, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहां पर कितना कम हो जाएगा, कितना होगा, और उसके बाद में ऊपर से नीचे आने पर ये सब सेम होगा या डिफरेंट होगा, यही तो क्वेश्चन है, इसकी भी बात करेंगे। तो देखते हैं, ये अगर मैं PF3 की बात करूँ तो इसका बॉन्ड एंगल होता है, पहले लिख दूँ इसको इसलिए आप इसको समझ पाएंगे, बॉन्ड एंगल ये होता है 98.5 डिग्री। ये अब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है यहां से, ये हो जाएगा अगला वाला 100 डिग्री, 1.5 इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 101.5 डिग्री, देखिए और बढ़ गया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ता है और ये हो जाता है 102 डिग्री, 0.5 डिग्री बढ़ गया, देख लीजिए ये होता, देखिए इंक्रीज हो रहा है सब, कोई भी 109 के बराबर नहीं है, इनसे सारे काम हैं। लेकिन जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, सेंट्रल एटम सेम है, हेलोजन एटम डिफरेंट होते जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है यही तो देखना है मैं, इसी का तो जवाब हमें देना है और कैसे हो रहा है इसको समझना है। इससे आप दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे इस टाइप के आते हैं तो सॉल्व कर पाएंगे आप। तो देखिए होता क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा है, बॉन्ड पेयर से रिपल्सन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी हम डिक्रीज की बात, देखो 109 से कम हो गया, सबसे बड़ा वाला देखोगे तो 102, ठीक है, काम होते हैं, सभी के काम होते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर, जैसे मैं अगर यहाँ F जोड़ दूं या फिर यहाँ से Cl जोड़ूंगा तो इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज जैसे जैसे होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा तो ये जो एटम है X एटम इस सेंट्रल एटम के नियरेस्ट पहुंच जाएगा, पहुंचेगा क्या नहीं, तो जब इसके नियरेस्ट पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इनके और इनके बीच की दूरी बहुत कम बचेगी और ये दोनों पास में आ जाएंगे। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये बॉन्ड पास में आ जाएंगे, जब पास में आएंगे ये बॉन्ड तो इनमें रिपल्सन बढ़ जाता है। पहले जो रिपल्सन की बात कर रहे हैं जो ऑर्डिनरी सबका कॉमनली है तो वो रिपल्सन तो है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो इन दोनों के बीच यानी टू बॉन्ड्स के बीच रिपल्सन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है साइज के साथ। साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो रिपल्सन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, इन दोनों के बीच रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड बढ़ जाता है, एंगल बड़ा हो जाता है। तो देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है, F लेंगे तो ये आएगा, Cl लेंगे तो ये आएगा, Br लेंगे थोड़ा और इंक्रीज हो गया और I लेंगे तो 102 यानी थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है तो दो ही बातें याद रखिए, साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज और रिपल्सन इंक्रीजेज। रिपल्सन इंक्रीज होगा तभी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हमेशा ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ये रिपल्सन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा,
बस ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल PF3 is less than PCl3 is less than PBr3 is less than PI3। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? PI3 का। PI3 का बॉन्ड एंगल PF3 से ज़्यादा होता है। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा इसका हुआ। बात समझ में आ गई होगी, बहुत बड़ी बात नहीं निकली, समझाने में टाइम जरूर लगा, लेकिन मेन बात हमारी यही आई कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैलोजन एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सेंट्रल एटम से पास में आ जाता है ये हैलोजन एटम, तो रिपल्सन बढ़ जाते हैं। रिपल्सन बढ़ने से कौन सा रिपल्सन? बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है। सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी, बार बार इसी को बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश कीजिए। मैं हर हेडिंग में जो भी क्वेश्चन बनता है उसको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के अप्रोच के द्वारा निकाल पाओ। अब आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया आपको लग गया कि किस टाइप से इंक्रीज होते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।